Assalamualaikum. I am Uzair Zafar and today we will discuss the class 7 subject science chapter number 1 photosynthesis. Today our topic is photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस टू वर्ड से मिलके बना है। उसमें पहला वर्ड है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो कहते हैं लाइट को और सिंथेसिस कहते हैं प्रिपेयर करना। किसको प्रिपेयर करना? फूड को प्रिपेयर करना। लाइट रोशनी की मौजूदगी में, किस चीज़ की लाइट? सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी को। सनलाइट सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक को बनाना। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक को प्रिपेयर करना, खुराक को बनाना, इस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खुराक का बनाना, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करता कौन है? फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स। कौन करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स। पौधे फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर मुकम्मल प्रोसेस हम देखें तो मुकम्मल प्रोसेस उसकी डेफिनेशन के अंदर समझ आ जाएगा आपको। द प्रोसेस वो अमल इन विच जिसके अंदर CO2, सी कहते हैं कार्बन को, ओ कहते हैं ऑक्सीजन को, ओ को साथ 2 लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कार्बन डाई, 2 को कहते हैं डाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O होता है फार्मूला वाटर का, पानी का। द प्रोसेस वो अमल इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के साथ मिलके क्या बनाते हैं? टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऐसा अमल जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस्तेमाल किया जाता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं और सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज कहते हैं यहाँ पर फूड को, खुराक को कहते हैं ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन के बनने का अमल, इस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही होती है? फोटोसिंथेसिस पौधे के, प्लांट के लीव्स के अंदर हो रही होती है। कहाँ पर हो रही होती है? लीव्स के अंदर हो रही है। प्लांट के अंदर लीव्स होते हैं और लीव्स के अंदर होते हैं सेल्स, जिन सेल्स को कहा जाता है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। फोटोसिंथेसिस हो रही होती है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, लीव्स के अंदर होते हैं मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स के अंदर उसकी सेल ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का, सब्ज कलर का पिगमेंट होता है जो कि सूरज की रोशनी को जज़ब करता है। सूरज की रोशनी को क्लोरोफिल जज़ब करता है। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आती है, वाटर का मॉलिक्यूल ज़मीन से आता है। ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं तो क्या बनती है हमारे पास? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बन जाती है। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में प्रिपेयर फूड, खुराक को बनाने का अमल, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए चीज़ें कौन कौन सी ज़रूरत होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ें मिलती हैं आपस में तो बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनता है। ये सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है? प्लांट्स के अंदर होता है, और प्लांट्स के पत्तों के अंदर, पत्तों के मीजोफिल सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। जहाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। ठीक है। ये था फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस
पर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। द फैक्टर्स ऑन विच द फोटोसिंथेसिस या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की रफ्तार की स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड करती है। उसका सबसे पहला फैक्टर है लाइट, रोशनी। रोशनी पर डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस की स्पीड। मॉर्निंग, अब देखा जाए तो सुबह के वक्त जब सूरज तुलू हो रहा होता है, एंड इवनिंग जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, उस वक्त सूरज की रोशनी क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। तो जब रोशनी कम होती है, उस कम रोशनी के अंदर फोटोसिंथेसिस भी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। लेकिन डे के वक्त, नून मीन के दोपहर के वक्त क्या होता है, दोपहर के वक्त सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा होती है, तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हो रही होती है, उसकी स्पीड भी क्या होती है, ज़्यादा। और नाइट के वक्त क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती, इसलिए वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। क्या होता है, नहीं हो रही होती। मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह सादिक के वक्त और गुरूब आफ्ताब के वक्त रोशनी कम होने की वजह से फ़ोटोसिंथेसिस भी कम होती है। डे के वक्त, दिन के वक्त, जब दोपहर का वक्त होता है, उस वक्त रोशनी भी ज़्यादा होती है, फ़ोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होती है। नाइट के वक्त सूरज की रोशनी नहीं होती, इसलिए फ़ोटोसिंथेसिस भी नहीं होती। तो मतलब क्या है, जितनी लाइट बढ़ती चली जाएगी फ़ोटोसिंथेसिस की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी लाइट कम होती चली जाएगी फ़ोटोसिंथेसिस भी उतनी कम होती चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमने देखा था कि फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनके अंदर एक आती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये भी फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आती कहाँ से है, हवा से। एयर के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कितनी होती है, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार होती है 0.35 to 0.4%। ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी फ़िज़ा के अंदर, हमारी हवा के अंदर। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है पत्ते के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे आती है, मेसोफिल सेल्स के अंदर कैसे आती है, वहाँ पर पत्ते का नीचे वाला पोर्शन देखा जाए ना, पत्ते का नीचे वाला पोर्शन अगर देखा जाए तो पत्ते के नीचे वाले पोर्शन के अंदर होते हैं स्टोमेटा, छोटे छोटे सुराख होते हैं इस तरह के। ये जो सुराख, इस तरह के सुराख होते हैं, इन सुराखों के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पत्ते के अंदर दाखिल हो रही होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी उतनी फ़ोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की एक ख़ास रेंज होती है। अगर उस रेंज से मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाए तो क्या होता है, फ़ोटोसिंथेसिस की स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। उससे ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मौजूद भी हो तब भी फ़ोटोसिंथेसिस की स्पीड नहीं बढ़ती, बल्कि क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स हो जाती है। पहला था लाइट, दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड। अब थर्ड पॉइंट है H2O, वाटर। क्योंकि हमने देखा था फ़ोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनके अंदर एक होती है वाटर की भी ज़रूरत होती है। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है सॉइल से। कहाँ से आता है, ज़मीन से पानी को जज़ब किया जाता है, और पानी को जज़ब करके पत्तों तक पहुँचाता कौन है, जाइलम सेल। कौन पहुँचाता है, जाइलम सेल पत्तों से जड़ों से पानी को लेता है और कहाँ पर पहुँचाता है, पत्तों तक पहुँचाता है। और जितना पानी की मिकदार ज़्यादा होगी फ़ोटोसिंथेसिस भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। जितने पानी की मिकदार कम होगी फ़ोटोसिंथेसिस की मिकदार भी, और फ़ोटोसिंथेसिस की स्पीड भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक मेन पिगमेंट है। क्लोरोफिल जो कि पत्ते के क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल का काम होता है सूरज की रोशनी जज़ब करना। इसका काम क्या होता है, सूरज की रोशनी जज़ब करना। जितनी क्लोरोफिल की मिकदार ज़्यादा होगी सूरज की रोशनी उतनी ज़्यादा जज़ब होगी। जितनी सूरज की रोशनी ज़्यादा जज़ब होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और उतनी फ़ोटोसिंथेसिस की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी।
क्लोरोफिल सेल्स क्लोरोफिल कहाँ पे होते हैं? मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। जितने क्लोरोफिल की मिकदार ज़्यादा होती चली जाएगी, फोटोसिंथेसिस की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। टेम्परेचर इनके जैसे गर्मियों के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, और सर्दियों के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। अब अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए फिर भी फोटोसिंथेसिस की स्पीड कम हो जाती है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए फिर भी फोटोसिंथेसिस की स्पीड कम हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो फोटोसिंथेसिस की स्पीड कम हो जाती है। अगर टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड पर आ जाए, इतना टेम्परेचर कम हो जाए, तो फिर भी फोटोसिंथेसिस की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोटोसिंथेसिस किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है? वो टेम्परेचर है 25 to 35 सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के ऊपर फोटोसिंथेसिस की स्पीड मैक्सिमम होती है। अगर इससे टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो तो फिर उसकी स्पीड बतदरीज कम होने लग जाती है। तो ये थे फैक्टर्स, जिनके अंदर सबसे पहला था लाइट। जितनी रोशनी ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस उतनी ज़्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन एक ख़ास हद तक। उसके बाद फोटोसिंथेसिस की स्पीड फिक्स हो जाती है। H2O, पानी की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस भी उतनी ज़्यादा होगी। क्लोरोफिल जितने ज़्यादा होंगे फोटोसिंथेसिस उतनी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर नॉर्मल होता है 25 to 35 सेंटीग्रेड, जो कि आम कमरे का दर्जा हरारत होता है। उस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। उससे अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी कम होने लग जाती है बतदरीज। ठीक है जी। अडेप्टेशन इन लीफ स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मैंने स्टार्ट के अंदर ही बताया था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही होती है, पत्ते के अंदर हो रही होती है। पौधे के पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कुदरत ने उन पत्तों के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ की हैं, कौन कौन सी उनको अडेप्टेशन प्रोवाइड किए हैं, जिनके ज़रिए फोटोसिंथेसिस की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती है ताकि पौधे खुराक अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। तो उसका पहला पॉइंट है फ्लैट ब्लेड। बिल्कुल सीधा पत्ता होता है, ऐसे पत्ता आपने देखा हो तो होगा ही सही, इस तरह का पत्ता होता है। पत्ता क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऐसे। अब मैं हाथ के साथ कैसे दिखा सकता हूँ आपको। पत्ता बिल्कुल क्या होता है, फ्लैट होता है। अब फ्लैट मीन के बिल्कुल सीधा होता है, फोल्डेड नहीं होता। फोल्डेड क्यों नहीं होता, फ्लैट इसलिए होता है ताकि अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, ताकि लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब कर सके। पत्ते का एरिया जितना ज़्यादा होगा वो लाइट उतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। आपने नोट किया होगा जो पौधे पानी के अंदर होते हैं वहाँ पर जो उनके पत्ते होते हैं वो पत्ते बहुत चौड़े चौड़े और लंबे लंबे पत्ते होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी क्योंकि ज़्यादा मिल रहा है। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो सकती है अगर पौधे के पत्ते क्या होंगे, ज़्यादा मोटे होंगे। पत्ते अगर क्या होंगे, ज़्यादा चौड़े चौड़े होंगे, लंबे लंबे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। कैसे, क्योंकि लाइट को वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है थिन ब्लेड। ये पत्ता क्या होता है, बिल्कुल बारीक सा होता है। पत्ता क्या होता है, बिल्कुल बारीक सा होता है। पत्ता बारीक होने से क्या होता है, पत्ते के अंदर क्योंकि लाइट तो एब्जॉर्ब हो गई, लाइट को तो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। किसने एब्जॉर्ब कर लिया, क्लोरोफिल ने। लाइट को तो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब लाइट के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होता है, वाटर का मॉलिक्यूल भी ज़रूरी होता है। तो थिन ब्लेड का मकसद क्या है, पत्ता बारीक क्यों होता है, बारीक इसलिए होता है ताकि जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर आसानी से चली जाए। इसके लिए क्या होता है, वो थिन होता है, बिल्कुल बारीक सा होता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ एंटर हो सके और वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या हो, ज़्यादा आसानी के साथ उसके अंदर एंटर हो सके। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है थिक लेयर ऑफ पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। अब ये जो पत्ता होता है ना, पत्ते के अंदर का अंदरूनी अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले तो होती है बाहर वाली एपिडर्मिस, बाहर वाली जो लेयर आपको नज़र आती है। उसके अंदर इस तरह के ना बड़े बड़े थिक लेयर क्या होते हैं, मेसोफिल सेल्स होते हैं। ये इस तरह के, इन्हें कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। ठीक है, जो बिल्कुल एपिडर्मिस के साथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स।
अब थिक लेयर ऑफ पैलिसेड मेसोफिल सेल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेसोफिल सेल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। और ये भी मैं बात आपको बता चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है। जितने मेसोफिल सेल्स ज़्यादा होंगे क्लोरोप्लास्ट उतने ज़्यादा होंगे, जितने क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे उनके अंदर क्लोरोफिल उतने ज़्यादा होंगे, जितने क्लोरोफिल ज़्यादा होंगे फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए थिक लेयर ऑफ पैलिसेड मेसोफिल सेल से क्या होता है? अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। जितने ज़्यादा क्लोरोफिल होंगे उतनी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वो। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है मैक्सिमम एयर स्पेसेस अमंग स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। अब पहले हमने पढ़ा पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, लेकिन अब क्या आया? पैलिसेड के बाद आता है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। क्या आता है? स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। पैलिसेड के नीचे ना स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स ऐसे होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं और इन सेल्स के दरमियान में फासला ज़्यादा सारा होता है। क्या होता है? एयर स्पेसेस ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। एयर स्पेसेस क्यों होती हैं? एयर स्पेसेस अमंग दैम इज़ मैक्सिमम बिकॉज सो डैट CO2 डिफ्यूज टू क्लोरोप्लास्ट, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट तक आसानी से पहुंच सके, इसलिए इनके दरमियान में एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। मैक्सिमम एयर स्पेसेस अमंग स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स किन्हें कहते हैं? उन पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के नीचे जो छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं जिनके दरमियान में स्पेसेस मौजूद होती हैं उन्हें कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के दरमियान में एयर स्पेसेस ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं ताकि CO2 आसानी से डिफ्यूज़ हो सके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पॉइंट नंबर 5 आता है न्यूमरस स्टोमेटा इन लोअर एपिडर्मिस। पत्ते की नीचे वाली सतह, लोअर एपिडर्मिस किसे कहते हैं? पत्ते की नीचे वाली सतह को कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। उसके अंदर स्टोमेटा क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्टोमेटा किस तरह होते हैं? मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। स्ट्रक्चर ये होता है इसका, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। 2 गार्ड सेल्स होते हैं, उनके दरमियान में एक सुराख सा होता है। इस सुराख के ज़रिए क्या होता है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर होता है। तो पत्ते के अंदर क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज़ होकर। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मीन के क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा होता है CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और लास्ट पे है वेस्कुलर बंडल सप्लाई वाटर इजीली। अब पत्ते का अगर स्ट्रक्चर देखें ना, तो ये पत्ते के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो कलर्स की लाइन मैंने बनाई है, इन लाइंस को कहा जाता है वेन्स। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वेन्स। और वेन्स क्या काम करती हैं? वेन्स ऐसे समझ लें कि ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये नालियाँ होती हैं जिनके अंदर एक नाली कौन सी होती है? जाइलम की भी होती है। जाइलम की नाली क्या काम करती है? जाइलम की नाली ज़मीन से पानी को लेके आती है और पत्तों तक लेके जाती है। तो वेस्कुलर बंडल के ज़रिए, वेन से क्या होता है? जाइलम के ज़रिए पानी की सप्लाई की जाती है पत्तों के अंदर। इससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो ये थी इनके अंदर अडेप्टेशन लीफ स्ट्रक्चर के अंदर, जिनमें सबसे पहले थी फ्लैट ब्लेड, बिल्कुल सीधा होता है, चौड़ा होता है, फोल्डेड नहीं होता। सेकंड था थिन ब्लेड, बिल्कुल बारीक सा पत्ता होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता। थिक लेयर ऑफ पैलिसेड मेसोफिल सेल, उसके अंदर मेसोफिल सेल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। मेसोफिल सेल्स वो सेल्स होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होनी होती है। उसके बाद आते हैं मैक्सिमम एयर स्पेसेस अमंग स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के नीचे, उनके दरमियान में स्पेसेस मैक्सिमम होती हैं ताकि CO2 आसानी से डिफ्यूज़ हो सके। न्यूमरस स्टोमेटा उनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाया जा सके। एंड वेस्कुलर बंडल क्या काम करते हैं? जाइलम वेस्कुलर बंडल की एक टाइप है जो कि पानी को पहुँचाती है पत्तों के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब पौधे जो होते हैं ना, पौधों को पानी के साथ साथ नमकियात की भी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? पानी प्लस नमकियात, साल्ट्स की भी ज़रूरत होती है। तो वो साल्ट्स कौन कौन से हैं जिनकी ज़रूरत होती है? साल्ट कौन कौन से होते हैं या नमकियात कौन कौन से होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है? एक तो सिंपल है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है।
नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले आपने सुना होगा, लेकिन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम भी पौधों को ज़रूरत होते हैं, पौधों को इनकी भी ज़रूरत होती है अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है? तो हमने पीछे पढ़ा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके अंदर कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन और ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई। H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन की कमी भी पूरी हो गई, हाइड्रोजन की कमी भी पूरी हो गई, कार्बन भी पूरी होगी। अब रह गई कौन सी चीज़? नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पौधे कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम सॉइल, ज़मीन से हासिल करते हैं पौधे नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को। कैसे? जब वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं जाइलम सेल, तो पानी के साथ साथ रूट हेयर्स सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पत्ते के अंदर आ जाती है। अब देखा जाए हम यहाँ पर, तो मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम काम क्या करता है? जब मैग्नीशियम पौधे के अंदर आ जाता है तो उसका सबसे पहला काम होता है फॉर्म क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत अहम फैक्टर है, तो क्लोरोफिल को बनाने के अंदर क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके दरमियान में क्या होता है? मैग्नीशियम मौजूद होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। तो मीन के क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, और वो मैग्नीशियम कहाँ से आता है? सॉइल न्यूट्रिएंट से, मीन के ज़मीन से आता है। अच्छा, आगे मैग्नीशियम और कौन सा काम करता है? हेल्प एंजाइम टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। मैग्नीशियम वो एंजाइम जो खुराक बनाते हैं, मीन के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और फैट्स वगैरह बनाते हैं। ऐसे पौधे जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बनती हैं, उन पौधों के अंदर मैग्नीशियम क्या करती है? उन एंजाइम को हेल्प आउट करती है कार्बोहाइड्रेट और फैट बनाने में। दूसरा, पहला काम था क्लोरोफिल बनाना, दूसरा काम हो गया कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बनाने वाले एंजाइम की हेल्प आउट करना। और अब बात आता है डेफिशिएंसी। अगर इसकी कमी हो जाए, मैग्नीशियम की अगर पौधों के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इससे क्या होता है? पुअर ग्रोथ। पौधे ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों नहीं ग्रो कर पाते? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं बनती। क्लोरोफिल नहीं बनती तो फोटोसिंथेसिस कम होती है। फोटोसिंथेसिस कम होगी तो खुराक उनकी कम बनेगी। जब खुराक कम बनेगी तो उनकी ग्रोथ भी क्या होगी? कम होगी। पत्तों के अंदर जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोफिल नहीं बनता। क्लोरोफिल का कलर होता है ग्रीन। जब क्लोरोफिल की तादाद मिकदार कम होगी तो मीन को उनका जो ग्रीन कलर है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ग्रीन कलर कम हो जाएगा तो पत्तों का कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। और विल्ट क्या हो जाते हैं? विल्ट लीव्स का मतलब होता है पत्ते मुरझा जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुराक प्रॉपर नहीं मिल पाती तो वो क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। मैग्नीशियम के दो काम थे, क्लोरोफिल बनाती है और दूसरा वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बनाते हैं उनकी हेल्प आउट करती है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? पुअर ग्रोथ होती है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। दूसरा, कलर पत्तों का क्या हो जाता है? येलो हो जाता है और पत्ते विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट आता है नाइट्रोजन। नाइट्रेट्स की फॉर्म है, जैसे NO2 है, NO3 है, NO है, इसकी फॉर्म में क्या होते हैं? नाइट्रोजन मौजूद होता है। और ज़मीन के अंदर ज़मीन से नाइट्रोजन आता है नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और ये नाइट्रोजन भी क्या करते हैं? फॉर्म क्लोरोफिल। ये भी क्लोरोफिल बनाने में हेल्प आउट करते हैं। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो मैग्नीशियम भी आता है और नाइट्रोजन भी आता है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के सेंटर में मैग्नीशियम होता है और चार दो साइड पे क्या होते हैं? नाइट्रोजन लगे हुए होते हैं। अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और उसके साथ साथ मैग्नीशियम और नाइट्रोजन भी होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आता है? सॉइल से आता है। दूसरा, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का फार्मूला होता है NH2CCH3COOH। अब इसके अंदर अमाइनो एसिड का फार्मूला ये होता है, इसके अंदर देखा जाए तो ये नाइट्रोजन आ रहा है। अमाइनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है, और यही अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। जो पत्तों ऐसे पौधे जो दालें वगैरह बनाते हैं, दालें वगैरह जिनसे हासिल करते हैं, उनके अंदर क्या होती है? प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ से बनती है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड कहाँ से बनते हैं? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन कहाँ से आते हैं? ज़मीन से। किसकी फॉर्म में? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। अब उसके बाद अगर डेफिशिएंसी हो जाए उसकी, तो फिर क्या होता है? डेफिशिएंसी, येलो लीफ, पत्ते क्या हो जाते हैं?
पीले हो जाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल कम होता है, तो क्लोरोफिल कम होगा तो पत्ते क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। इफेक्ट फोटोसिंथेसिस, जब क्लोरोफिल कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन क्या हेल्प आउट करती है, प्रोटीन पौधे की ग्रोथ के लिए हेल्प आउट करती है। रिपेयर, कोई अगर कट वगैरह लगता है तो उसको ठीक करने में, हीलिंग में ये हेल्प आउट करती है। डेवलपमेंट, पौधे की ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था उसके अंदर हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस के बाद हमने डिस्कस किया फैक्टर्स और विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस का रेट। नेक्स्ट था अडेप्टेशन इन लीफ स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद आया हमारे पास मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। मिनरल्स कौन कौन से ज़रूरत होते हैं हमारे प्लांट्स को। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आई होप सो आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।